जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे हैं आपका कैफ 2। ये हमारा आज 4th लेक्चर है। इससे पहले हम कोर्स प्रोडक्शन, आपका टेक्स्ट ईयर एंड पर्सन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हमने ये डिसाइड करना है, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है रेज़िडेंट पर्सन का। रेज़िडेंट पर्सन। कल हमने पढ़ा था पर्सन क्या होता है, काफ़ी डिटेल में विद एग्जांपल्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि रेजिडेंट पर्सन क्या होता है, क्योंकि जो रेजिडेंशियल जो स्टेटस होता है किसी भी पर्सन का, ये डिसाइड करता है कि उसने एफबीआर को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कितना टैक्स देना है, क्या उसने टैक्स देना है कि नहीं देना। क्योंकि जब अब जितना हमने कल तक पढ़ा था पर्सन तक, लास्ट लेक्चर तक, वहां तक पढ़ के ये लग रहा था कि दुनिया के हर इंडिविजुअल ने, दुनिया की हर कंपनी ने, दुनिया की हर पार्टनरशिप बिजनेस ने पाकिस्तान को, एफबीआर को अपना टैक्स जमा करवाना है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिडेंट पर्सन, इसने डिसाइड करना है कि दुनिया की कौन सी कंपनियों ने, कौन से इंडिविजुअल्स ने एंड कौन सी एओपीज ने पाकिस्तान में टैक्स जमा करवाना है। जी, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। हमने पर्सन में पढ़ी थी तीन चीजें, कंपनी, इंडिविजुअल एंड एओपी। ठीक है। अब जो हमारे पास पहली चीज हम डिस्कस करेंगे वो हम देखेंगे कि रेजिडेंट इंडिविजुअल क्या होता है। ये डिस्कस करने से पहले हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसका पर्पस क्या है पढ़ने का, ये स्टेटस डिफाइन करने का, ये स्टेटस बताने का, इसके लिए रूल बनाने के बेनिफिट्स क्या आते हैं, इसके पीछे रीजन क्या आता है जो एफबीआर ने, ये गवर्नमेंट ने इस पे काम किया है। अब जो इंडिविजुअल या पर्सन या तो होगा रेजिडेंट, रेजिडेंट पर्सन होगा, या होगा नॉन रेजिडेंट पर्सन। कब रेजिडेंट होगा, कब नॉन रेजिडेंट होगा, वो हम अभी देखेंगे, इस लेक्चर में देखेंगे। अगर एक पर्सन रेजिडेंट है तो उसने अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम पर भी पाकिस्तान में टैक्स देना है एंड अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पर भी पाकिस्तान में टैक्स देना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है ए लिमिटेड। ठीक है। वो पाकिस्तान के लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है, वो एक रेजिडेंट कंपनी है और उसके पाकिस्तान में तो ऑपरेशंस हैं ही हैं। उसके साथ में यूएई, यूएसए एंड यूके में भी क्या है, ब्रांचेस हैं जहां पर वो क्या कर रही हैं, ऑपरेशंस कर रही हैं, या जो भी उनके ऑफिस हैं, ब्रांचेस उन्होंने बनाई हुई हैं। जो ये पाकिस्तान में काम करके जो इनकम अर्न करेगी कंपनी, जो प्रॉफिट्स अर्न करेगी, उस पर तो ये टैक्स देगी ही देगी। जो इसकी यूएई, यूएसए एंड यूके की जो ब्रांचेस हैं, वहां पर भी जो नेट प्रॉफिट अर्न करेगी, जो इसकी इनकम होगी, उस पर भी ये पाकिस्तान में टैक्स पे करेगी। वो इसकी फॉरेन सोर्स इनकम होगी। उसकी टैक्सेशन के कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं। जब हम आगे चलते जाएंगे, मेच्योर होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, तो हम इन रूल्स को, उन चीजों को वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। तो ये पर्पज है। अगर एक पर्सन रेजिडेंट है हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के रूल्स के मुताबिक, डेफिनेशंस के मुताबिक, तो उसने फिर अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पर क्या देना है, टैक्स देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इलोन मस्क, ठीक है, गलती से पाकिस्तान का रेजिडेंट पर्सन बन जाता है एक टैक्स ईयर में, ठीक है, तो जो उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम पर टोटल जो उसने लास्ट ईयर टैक्स पे किया था, वो हमारे पूरे पाकिस्तान का जो बजट है उस बजट से ज्यादा था। आप अज्यूम करेंगे इलॉन मस्क एक साल के लिए रेजिडेंट इंडिविजुअल बन जाता है पाकिस्तान के लिए, तो उसने अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पर, दुनिया में जितनी भी उसने इनकम अर्न की होगी, उसने सारी इनकम पर पाकिस्तान में टैक्स पे करना है।
अगर वो टैक्स पे करता है तो हम फिर IMF को कर्जा दे रहे होंगे इंशाल्लाह। अच्छा खैर ये पॉसिबल नहीं है। अगर एक नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, अगर एक इंडिविजुअल है या पर्सन नॉन रेजिडेंट है, तो उस केस में उसने सिर्फ पाकिस्तान सोर्स पर पाकिस्तान में टैक्स देना है। मतलब अगर एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, वो अपनी एक ब्रांच पाकिस्तान में ओपन कर लेती है, उस ब्रांच का जो, क्योंकि वो पाकिस्तान की प्रेमिसेस, पाकिस्तान के रिसोर्सेज यूज करके वो बेनिफिट्स अर्न कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो जो उस ब्रांच का जो रेवेन्यू होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है उसकी, तो उसने पाकिस्तान में उस ब्रांच का जो प्रॉफिट होगा उसका जो टैक्स होगा पाकिस्तान में पे करेगी। ठीक है। अगर मैं और कह देता हूं कि एक इंडिविजुअल है, जिस तरह हम बाहर जाके बाहर जॉब करते हैं, सर बाहर से लोग भी यहाँ आकर कभी जॉब करेंगे, अगर वो करते हैं जो उसको जहां पर सैलरी मिल रही होगी, क्योंकि वो पाकिस्तान बेस्ड सैलरी है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसको यहाँ पर उसको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। इस तरह का कोई AOP है, अगर वो उसकी एक ब्रांच यहाँ पर खोल लेते हैं, वैसे यूके बेस्ड कंपनी है ये AOP है, तो जो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम होती है, तो जो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल या पर्सन होता है उसने क्या करना होता है, सिर्फ पाकिस्तान इनकम पर टैक्स पे करना होता है। इसीलिए आज हमारा एक जो पर्सन है वो थोड़ा सा हमने स्पेसिफिकली इसको डिस्कस कर लिया, तो उसको हमने नैरो डाउन कर लिया। कल तक था पर्सन के पूरी दुनिया की इनकम पर टैक्स देना है, आज हमने कह दिया कि रेजिडेंट पर्सन है तो उसने वर्ल्ड वाइड इनकम पर टैक्स देना है, अगर नॉन रेजिडेंट है तो फिर वो पाकिस्तान सोर्स इनकम पर टैक्स पे करेगा। जी, सबसे पहले रेजिडेंट इंडिविजुअल, उसमें वो दो बातें करता है। पहली बात, बुक ओपन कर लेते हैं जी। एन इंडिविजुअल shall be a resident individual for a tax year if the individual, पॉइंट बी पढ़ते हैं, is an employee or official of the federal government or provincial government posted abroad in a tax year। ठीक है, अगर पाकिस्तान में है वो तो है ही है, अगर कोई पाकिस्तान का ऑफिशियल एम्प्लॉय, ठीक है, कोई फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, जिस तरह बाहर एम्बेसडर्स बैठे होते हैं, अगर वो 2-2 साल बाहर बैठे रहे, वो फिर भी क्या होगा, पाकिस्तान के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लिए रेजिडेंट इंडिविजुअल कंसिडर किया जाएगा। पॉइंट 1, इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर ए पीरियड ऑफ और पीरियड्स अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 183 days और मोर इन ए टैक्स ईयर। मीन्स जब हम रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात करेंगे तो उसमें हम कहेंगे कि दुनिया का कोई इंडिविजुअल अगर पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा स्टे करता है एक टैक्स ईयर में, तो वो आपको क्या बन जाएगा, रेजिडेंट इंडिविजुअल बन जाएगा। यहां पर उसने नेशनैलिटी डिस्कस नहीं की, वो जो भी इंडिविजुअल है, ऑस्ट्रेलिया का है, कनाडा का है, जहां का भी है, अगर वो पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा अरसा स्टे करता है, तो वो पाकिस्तान के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लिए, टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट इंडिविजुअल बन जाएगा। अगर वो रेजिडेंट इंडिविजुअल बन जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपनी दुनिया की हर सोर्स ऑफ इनकम पे, जो उसने यूके से अर्न किया होगा, जो उसने ऑस्ट्रेलिया से अर्न किया होगा, उसने जितना जो भी जहां से अर्न किया उसकी जो इनकम होगी, उसने सारी पर पाकिस्तान में टैक्स पे करना है, अगर वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो। अगर रेजिडेंट नहीं है तो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल ने, नॉन रेजिडेंट AOP ने एंड नॉन रेजिडेंट कंपनी ने सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पर टैक्स पे करना होता है। ठीक है, अब उसने आगे हमें बता दिया है कि जो आपने 183 डेज हैं वो काउंट किस तरह से करने हैं, उसने हमें बता दिया, रूल नंबर 14 है। ठीक है, रूल नंबर 14 आपके इनकम टैक्स रूल्स का, मैं आपको चैप्टर जो आपका 1 था इंट्रोडक्शन वाला, उसमें आपको मैंने बताया था, जो आपका इनकम टैक्स है वो 2 लॉज को कवर करते हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इनकम टैक्स रूल्स 2002। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया है कि आपने जो 183 डेज हैं कौन से वाले डेज काउंट करने हैं। पहले कहते हैं द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 82, रेजिडेंट इंडिविजुअल, आपने जो डे काउंट करने हैं इस तरह काउंट करने हैं। पहला पॉइंट, पार्ट ऑफ डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान। अब ये पार्ट ऑफ डे में कोई नंबर ऑफ, उसने जो आवर्स नहीं,
स्पेसिफाई किया कि एक दिन में अगर आप 10 घंटे पाकिस्तान में रहे हैं तभी वो दिन काउंट होगा, नहीं, उसने कहा पार्ट ऑफ ए डे, ठीक है। There an individual is present in Pakistan, including the day of arrival in and the day of departure from. समझ रहे हैं? अगर मैंने रात को 11:59 पर अराइव इन किया है पाकिस्तान में, तो वो जो 1 मिनट की वजह से मेरा पूरा दिन काउंट होगा, ठीक है। और अगर मैंने रात को 12:01 पर क्या किया, डिपार्चर किए, मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा था, मेरी फ्लाइट थी 12:01 पे, ठीक है, तो क्योंकि मैंने उस दिन का सिर्फ 1 मिनट पाकिस्तान में रहा था, तो जो डे ऑफ डिपार्चर है पार्ट ऑफ डे भी है, और मैं उस पार्ट ऑफ डिपार्चर का डे 1 मिनट भी पार्ट ऑफ डे है, तो वो 1 मिनट भी पूरा दिन काउंट होगा, ठीक है। मैं वैसे बता रहा हूं, अदरवाइज क्वेश्चन में बारीकी में वो नहीं जाएगा, ठीक है। Counts as a whole day of such presence. Clear? अब next है the following days in which an individual is wholly or partially present in Pakistan count as a whole day. ठीक है? Of such presence, namely a public holiday. ठीक है? वो कह रहा है कि अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं, इस्लामाबाद में सैटरडे संडे दोनों पब्लिक हॉलीडे होते हैं, ठीक है ना, वीकडेज आपके होते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हॉलीडेज भी क्यों ना हो, लेकिन जब आप 183 डेज का काउंट करेंगे तो आप हर हॉलीडेज को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अगर बीच में मुहर्रम की छुट्टियां आ जाती हैं या ईद की छुट्टियां आ जाती हैं 10-12, ठीक है, फिर भी आपने वो दिन काउंट करने हैं। ए डे ऑफ लीव इंक्लूडिंग सिक लीव, अगर एक फॉरेन एम्प्लॉय पाकिस्तान में जॉब कर रहा है, फॉरेन पर्सन, वो कहते हैं कि यार मैं तो 50 दिन एब्सेंट रहा था, जॉब पे गया नहीं, बीमार था, तो कहते हैं हमारा कंसर्न नहीं है। उन्होंने लॉ में कह दिया कि अगर कोई छुट्टी भी एक बंदा करता है, ठीक है, और वो सिक लीव का जो भी इशू है, तो वो भी फिर भी वो दिन क्या होंगे, 183 डेज काउंट करते हुए आप काउंट करेंगे। फिर कहता है ए डे दैट द इंडिविजुअल्स एक्टिविटी इन पाकिस्तान इज इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ स्ट्राइक, क्योंकि आपको पता है कि काफी स्ट्राइक चलती रहती हैं, और उस बंदे का जो बिजनेस था वो गुड्स ट्रांसपोर्ट का था, रोड ब्लॉक रहे, हफ्ता ब्लॉक रहे, मतलब जो क्या नाम हमारे जो है तरीके लबैक वाले, उन्होंने रोड ब्लॉक किए रहे 10 दिन, उसका बिजनेस बंद रहा। वो कह सकता है कि जनाब मेरा तो बिजनेस ही बंद था, मेरी बिजनेस एक्टिविटी कोई नहीं हुई, तो मेरे वो दिन काउंट न करें। तो लॉ ने कह दिया बेशक आपका जो एक्टिविटी थी, आपका जो बिजनेस था, वो इंटरप्शन उसमें होती रही है ड्यू टू स्ट्राइक वगैरह, लेकिन वो 10 दिन फिर भी काउंट होंगे। ए हॉलीडे स्पेंट बाय द इंडिविजुअल इन पाकिस्तान बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एन एक्टिविटी इन पाकिस्तान। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर रूट, यूके का ये जो प्लेयर है, ये पाकिस्तान में आया, ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान में डोमेस्टिक लीग वगैरह खेली, 150 दिन खेलता रहा, वापस चला गया। फिर वो टूर के लिए, लाइक वैसे घूमने के लिए फैमिली 30 दिन आ गया और 40 दिन आ गया। वो कह रहा है कि बेशक जो आपने एक्टिविटी की है, एक्टिविटी से पहले आप आए उस साल में, एक ही साल में आप वापस चले गए हैं, 10 दिन आप आए, घूमे फिरे, वापस चले गए, फिर आप आए, आपने बिजनेस किया 150 दिन, फिर आपने बिजनेस खत्म किया 150 दिन के, वापस चले गए हैं, आप फिर घूमने फिरने आ गए 15 दिनों के लिए। लेकिन ये सारा कुछ होना चाहिए एक ही टैक्स ईयर में, क्योंकि हमने जो रेजिडेंट स्टेटस है वो हर टैक्स ईयर के लिए अलग अलग हमने क्या करना है, डिटरमिन करना है कि रेजिडेंट है इस टैक्स ईयर में या नहीं है। मे भी हो सकता है कि एक पर्सन एक टैक्स ईयर में रेजिडेंट हो, नेक्स्ट में ना हो। जैसे कि अभी मैंने अगर 2022 में मैं पाकिस्तान में रहा हूँ पूरा साल, मैं रेजिडेंट इंडिविजुअल हूँ उस साल 2022 के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं टैक्स 2023 में नवंबर में पाकिस्तान से बाहर चला जाता हूँ और मैं पूरा साल बाहर ही रहता हूँ, तो मेरे जो 2023 में पाकिस्तान में पीरियड बनते हैं वो 5 मंथ बनते हैं, जो कि बनते हैं 150 दिन। अब मैं टैक्स 2023 के लिए नॉन रेजिडेंट बन जाऊंगा, ठीक है। तो जो भी मैं बाहर अर्न करूंगा, सैलरी या जो भी फॉरेन सोर्स इनकम अर्न करूंगा, मेरी वो पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि मैं नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल बन जाऊंगा, ठीक है। अब शायद मैं नेशनैलिटी मेरी पाकिस्तानी है, लेकिन यहाँ पर नेशनैलिटी बात नहीं कर रहा, वो रेजिडेंशियल स्टेटस का बात कर रहा है। अब जब मैं रेजिडेंट नहीं रहा तो मेरी जो पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल होगी, वो फॉरेन सोर्स इनकम मेरी टैक्सेबल पाकिस्तान में नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर एक एक्सक्लूजन देते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, अगर आपने जाना है यहाँ से अमेरिका, यूएसए जाना है, तो डायरेक्ट पाकिस्तान से यूएसए की फ्लाइट नहीं जाती। आप पहले किसी और कंट्री में जाते हैं, वहां पर रुकते हैं 3 घंटे 4 घंटे, आपकी वहां पर फ्लाइट रहती है, उसके बाद दोबारा आपका डिपार्चर होता है, आप फिर आपके आने के यूएसए के लिए निकलते हैं। तो अभी हमने पॉइंट 1 पढ़ा था
कि अगर आपका किसी बंदे का पाकिस्तान में पार्ट ऑफ ए डे भी आया है ड्यूरिंग अराइवल या डिपार्चर, तो पूरा दिन काउंट होगा। यहाँ पर उसने बता दिया है कि अगर एक पर्सन पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए उसका अराइवल होता है क्योंकि जो फ्लाइट है उसने पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे रुकना था, ठीक है, 2 घंटे की ब्रेक है, घंटे की ब्रेक है, उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा जाना था। अगर ऐसे कोई पर्सन पाकिस्तान में आता है फिर दोबारा उसी दिन चले जाते हैं, एक दिन बाद चले जाते हैं, एक ही फ्लाइट थी, जिस तरह मैं भी आपको बताया कि आप पहले यहाँ से तुर्की जाएंगे, फिर आप वहां से कहाँ जाएंगे, यूएसए जाएंगे, ठीक है। इस केस में अगर आपको पाकिस्तान में स्टे है तो फिर वो वाला दिन पाकिस्तान में आपका काउंट नहीं होगा, 183 डे काउंट करते हुए आपका वो आप काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये था आपका रेजिडेंट इंडिविजुअल का स्टेटस। रेजिडेंट इंडिविजुअल क्या होता है, आपने किस तरह 183 डेज काउंट करने हैं। अब नेक्स्ट क्या है आपका, रेजिडेंट कंपनी क्या होती है। रेजिडेंट कंपनी, a company shall be a resident company in Pakistan for a tax year if it is incorporated or formed by or under any law enforced in Pakistan, ठीक है। जहां पर कह रहा है कि अगर कंपनी पाकिस्तान में बनी है तो वो चाहे दुनिया के किस कोने में बिजनेस करती रहे, वो पाकिस्तान के टैक्स पर्पज के लिए रेजिडेंट कंपनी है। अगर रेजिडेंट कंपनी है तो उसका क्या मीनिंग है कि उसने अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पर पाकिस्तान में टैक्स पे करना है। नेक्स्ट, द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर। ये बात हो रही है उन कंपनियों की जो पाकिस्तान में के लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, मींस फॉरेन कंपनी। अगर एक फॉरेन कंपनी है, लाइक मैं बात करता हूं एप्पल की, एप्पल इनकॉर्पोरेशन, वो फॉरेन कंपनी है, पाकिस्तान के लॉ के अंडर नहीं बनी हुई, तो उसके लिए अगर दूसरी कंडीशन मीट हो रही है तो पाकिस्तान के लॉ के लिए रेजिडेंट कंपनी बन जाएगी, क्योंकि द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर, एट एनी टाइम। बट यहां पर बात हो रही है होली। अगर एक एप्पल इनकॉर्पोरेशन के 10 डायरेक्टर हैं, अगर एक टैक्स ईयर में वो सिर्फ अपनी एक मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पाकिस्तान में कर लेते हैं, क्योंकि उसकी जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो सिचुएटेड होली हो जाएगी इन पाकिस्तान एट एनी टाइम। अगर वो एक दिन के लिए, हाफ डे के लिए भी पाकिस्तान में हो जाती है उनकी मीटिंग, तो वो पाकिस्तान के टैक्स पर्पज के लिए उस साल के लिए रेजिडेंट कंपनी बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, जो भी आपकी क्या है रेजिडेंट कंपनी है बाय डिफॉल्ट। अब नेक्स्ट आपके पास है रेजिडेंट एओपी। अब वो क्या होती है, एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस शैल बी ए रेजिडेंट एओपी फॉर ए टैक्स ईयर इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ एसोसिएशन इज सिचुएटेड होली और पार्शली। कंपनी के केस में था होली, जहां पर है होली या पार्शली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर। ये एओपी पाकिस्तानी भी हो सकती है या फॉरेन भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, रेजिडेंट एओपी हो जाएगी। अब आप कुछ एग्जांपल्स करते हैं, यहां पर देख लें आप। यहां पे क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फॉर द टैक्स 2022। Mr. Raza is working as Director Operations in the Ministry of Tourism. Ministry of Tourism for अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गया ये बंदा। On 15th जुलाई 2021 he was posted to Pakistan Embassy in Italy for 2 years. हमने क्या पढ़ा था, अगर एक फॉरेन फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, अगर उसकी अब्रॉड में उसकी पोस्टिंग करते हैं तो वो आपकी क्या बन जाता है, वो फिर भी आपका रेजिडेंट इंडिविजुअल ही रहता है। अगर आप इसका आंसर पढ़ें तो यही बात लिखी होगी, बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ फेडरल गवर्नमेंट मिस्टर रज़ा वुड बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ डेज। अगर फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। बेशक वो पाकिस्तान में 10 साल वापस ना आए, 20 साल वापस ना आए, उसने फिर भी अपने वर्ल्ड वाइड इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स पे करना है, क्योंकि वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है ड्यू टू एम्प्लॉय ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्या है, एंडरसन एलएलसी वाज इनकॉर्पोरेटेड एज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इन यूके। अब क्योंकि ये इनकॉर्पोरेटेड इन यूके है
अगर ये इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान होती तो ये बाय डिफॉल्ट रेजिडेंट कंपनी ही होती। क्योंकि ये यूके है, फॉरेन कंपनी है, तो इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली किसी भी टाइम पर टैक्स में पाकिस्तान में होना लाजमी है। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर वाज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान, होली इन पाकिस्तान। However, with effect from 1st November 21, the entire management and control was shifted to UK। ठीक है, लेकिन देखिए अब यहां पर बेशक वो ड्यूरिंग द टैक्स ईयर छोड़ के चले गए हैं, लेकिन एट एनी टाइम वाला जो क्राइटेरिया था वो मीट हो गया एंड होली वाला भी मीट हो गया। अब टैक्स ईयर 22 के लिए ये आपके रेजिडेंट कंपनी बन गई है। अब 23 में अगर वापस आते हैं तो फिर रेजिडेंट का स्टेटस चेक करेंगे, अगर वापस नहीं आते तो 23 के लिए नॉन रेजिडेंट होंगे। लेकिन 22 में क्योंकि एट एनी टाइम ये रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये आपके रेजिडेंट बन जाएंगे। अब देखते हैं, ए कंपनी शैल बी रेजिडेंट if control and management of the affair of the company is situated wholly in Pakistan at any time in the year. Therefore, company is resident irrespective of the fact that it was incorporated in UK। क्योंकि इसका जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट था होली इन पाकिस्तान था, इसीलिए ये आपकी रेजिडेंट कंपनी बन जाएगी। अब मिस्टर सुमील की बात हो रही है। ऑन 1 फरवरी 2022 मिस्टर सुमील वाज सेंट टू पाकिस्तान बाय हिज यूके बेस्ड कंपनी, ठीक है, टू वर्क ऑन ए स्पेशल प्रोजेक्ट। ही लेफ्ट पाकिस्तान ऑन 23 अगस्त 2022। अब यहां पर आप देखें, बेशक उसको यूके बेस्ड कंपनी ने भेजा है, जिस पर्पज के लिए भी भेजा है वो पाकिस्तान में आया है, तो आपने 183 डेज काउंट करने हैं। 1 फरवरी 22 से लेकर 30 जून 22 तक, 30 जून 22 तक आपका एक टैक्स ईयर बनता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टैक्स ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने देखना है कि किसी एक पीरियड में भी अगर 183 डेज काउंट होते हैं, सेपरेट सेपरेट काउंट करने हैं, अगर मीट होते हैं तो फिर ये रेजिडेंट इंडिविजुअल बन जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। 1 फेब से ले 22 से 28 डेज फरवरी में, 31 मार्च में, 30 अप्रैल में, मई में भी 31, जून में 30। अगर आप इन सबको अगर आप सम करें, ये आपके बनते हैं ऑलमोस्ट 5 मंथ बनते हैं, ठीक है। ये आपके मंथ बन जाते हैं 151 डेज बनते हैं आपके। तो ये टैक्स ईयर 22 के लिए नॉन रेजिडेंट है। अब 23 की बात करते हैं। 23 में 23 अगस्त को छोड़ के चला जाता है, जुलाई के 31 दिन और अगस्त के 23 डेज, ये आपके बनते हैं 54 डेज आपके बनते हैं, ठीक है। तो ये टैक्स ईयर 23 के लिए आपके क्या बन जाता है, नॉन रेजिडेंट बन जाता है। अब हम आगे जाके देखते हैं क्या कहते हैं वो। Mr. Smil for the purpose of tax year 2022 is 150 days, so non-resident। तो इसलिए 183 डेज होना मस्ट है, तो ये नॉन रेजिडेंट बन जाएगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट इज BBL is a non-listed, BBL is a non-listed public company incorporated under the Pakistan Companies Act 2017। अगर ये पाकिस्तान के लॉ के अंदर बनी हुई है, इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान की किसी भी लॉ के अंदर बनी हुई है और बेशक उसका मैनेजमेंट कंट्रोल दुनिया के किसी कोने में क्यों नहीं बैठे और पूरा साल उसकी मैनेजमेंट बाहर बैठी है, लेकिन क्योंकि वो इनकॉर्पोरेटेड अंदर पाकिस्तानी लॉ है, तो वो क्या होगी, आपकी रेजिडेंट कंपनी होगी। आगे जाने की जरूरत भी नहीं है, हम आंसर इसका पढ़ लेते हैं। वो क्या कहते हैं, if a company is incorporated or formed by or under any law enforced in Pakistan, it is treated as a resident company. Such company cannot be treated as a non-resident merely on the basis that the control and management of the affairs of the company were situated abroad। ठीक है, therefore PBL is a resident company। वो दुनिया में जहां भी उसकी मैनेजमेंट हो, बेशक 10 साल वापस रहे, कंट्रोल उसके बाहर रहे, अगर वो पाकिस्तान के लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है, तो वो हर साल क्या होगी, आपकी रेजिडेंट कंपनी होगी। जब तक वो खत्म नहीं हो जाती, आप उसको डिसॉल्व नहीं कर लेते, या जिसको आप जब तक आप उसकी लिक्विडेशन नहीं कर देते, तब तक वो रेजिडेंट ही रहेगी, ठीक है। लास्ट पॉइंट, मिस्टर सलमान ए प्रॉपर्टी डीलर इन USA केम टू पाकिस्तान ऑन 1 फरवरी 2021। ड्यूरिंग हिज स्टे अप टू अगस्त 2021 इन पाकिस्तान, ही रिमेन्ड इन पेशावर अप टू 30 जून 21 and thereafter till his departure from Pakistan in Quetta। ठीक है, पाकिस्तान में जहां भी रहे, पाकिस्तान की हदूद में अगर वो है, ठीक है, तो वो आपकी उसमें दिन काउंट करना है।
assume that commissioner has granted him permission to use calendar year as special tax year. जब हम इसके 183 डेज काउंट करेंगे, सॉरी, तो ये जनवरी 1 से लेकर 31 दिसंबर के दरमियान जो डेज बनते हैं वो काउंट करेंगे। ये पाकिस्तान में आया था 1 फरवरी, ठीक है, 2021 को, और ये वापस किया है 2 अगस्त को। तो फरवरी के 28 डेज, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31 और अगस्त के आपके बनते हैं 2 दिन। ये आपके बन जाते हैं 59, 89, 90 एंड 120, 150, 182 एंड 183 डेज पूरे बनते हैं आपके। तो जो मिस्टर सलमान है, क्योंकि टैक्स इसका है स्पेशल, ठीक है, तो स्पेशल टैक्स ईयर की वजह से ये आपके क्या बन गया, रेजिडेंट इंडिविजुअल बन गया है। अगर 183 डेज काउंट उसने भी किए हैं, उसने डेज काउंट किए हैं 182, उसने फरवरी लिया 29 डेज का, मैंने 28 डेज का लिया था, 183 बने थे, इसलिए ये आपका क्या बन गया, रेजिडेंट इंडिविजुअल है। अच्छा, वो ये कह रहा है कि क्योंकि 184 डेज में ये रहा है इसलिए रेजिडेंट इंडिविजुअल है। अगर इसको इसका टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर होता तो फिर ये भी नॉन रेजिडेंट होता, बिल्कुल उसी केस की तरह जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है मिस्टर समील के लिए। तो ये था आपका रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट पर्सन क्या होता है, रेजिडेंट एओपी क्या होती है, एंड हमने उसकी क्या की है, डेफिनेशन भी देखी है, एग्जांपल्स भी देखी है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो हमारा, अगर हम स्कोप की तरफ दोबारा जाएं, हमने स्कोप में क्या पढ़ा था, हमने क्या क्वेश्चन एड्रेस करने थे, व्हाट इज ए टैक्स ईयर हमने पढ़ लिया, बट हु इज ए पर्सन हमने वो भी पढ़ लिया। अब हमने देखना है कि टैक्सेबल इनकम क्या होती है एंड हाउ इट इज कंप्यूटेड, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा इनकम के ऊपर होगा एंड हेड ऑफ इनकम्स के ऊपर होगा, जिसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। जी, थैंक यू सो मच।